है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो गेट दिस आंसर। तो आप घर पे इसको ट्राई करना डिफरेंशिएट करने के निकालने की, मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। हाँ, इसका जो आंसर होगा Q2 का क्यूब रूट इंटू एल डिवाइड बाय Q1 का क्यूब रूट माइनस Q2 का क्यूब रूट। Q1 बाई Q2 का रेशियो पुट कर दो, ये वाला L प्लस A बाई A। सर हाँ L upon L plus A by A raised to 2 by 3 minus 1. हाँ, ये इसे आंसर है क्या? Yes, sir. सॉरी, L प्लस A ऊपर होगा, L प्लस A बाई A पावर 2 by 3 minus 1, दैट इज द करेक्ट आंसर है। हाँ, तो आप डिफरेंशिएट करोगे तो डेफिनेटली गेट दिस आंसर। डिफरेंशिएट करके जो टर्म आता है x की वैल्यू आएगी, उसमें आप ये पुट करना Q1 and Q2 का रेशियो, तो उस टर्म में आ जाएगा। क्या है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक Q1 बाय Q2 का रेशियो कितना होगा और दूसरा ये B की वैल्यू कितनी है। इट इज B डिस्टेंस पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी सके आपके मैक्सिमम। तो कई बार ग्राफ से भी क्वेश्चन हम इंटरप्रेट, यहाँ पे फील्ड 0 है, यहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या है सके आपकी मैक्सिमम, राइट। ये कुछ फील्ड मैंने अभी क्वेश्चंस करवाए जो कि लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था उसके ऊपर बेस्ड। अब हम टॉपिक स्टार्ट, जो टॉपिक है आपका आज का जो मेन टॉपिक था वो था बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थर्ड क्लास है, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आ गया, वी कैन टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये एक्चुअली एक विजुअल कांसेप्ट है कि भाई किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने का जो मेथड होता है इसी को हम बोलते हैं सके आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सिंपल सा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेफिनेशन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर राइट curve in which tangent at any point on it right represent direction of net field, हाँ, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कर्व है जिसमें कि किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो किसके रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड, राइट। सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये होगी। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि फील्ड लाइंस राइट नेवर फॉर्म क्लोज लूप, never form closed loop, right, due to its conservative nature, हाँ। सेकंड प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं फॉर्म करेंगे, या किसकी वजह से, ड्यू टू इट्स कंजर्वेटिव नेचर, क्योंकि क्लोज लूप मतलब क्लोज पाथ में फिर नेट पोटेंशियल जीरो नहीं है। लेकिन आपको पता है अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्लोज पाथ में वॉल्यूम की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो। थर्ड पॉइंट आ गया, फील्ड लाइंस starts from positive charge and terminate at negative charge, है ना। कि कोई भी अगर फील्ड लाइंस है तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और किस पे टर्मिनेट होती है, जैसे कि आपके नेगेटिव चार्ज। ये आ गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 पे हम आते हैं, फील्ड लाइंस फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, है ना। जो फील्ड लाइंस होती हैं हमेशा कहां से कहां तक फ्लो होती है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल ज्यादा होगा और नेगेटिव पे ज्यादा होगा, तो हमेशा फील्ड लाइंस कहां से कहां फ्लो होंगी, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू
लोअर पोटेंशियल। तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं, ऐसे और भी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसमें डिस्कस करते हैं फील्ड लाइंस की, दैट इज पॉइंट नंबर, आपका यहाँ पे आता है 5। पॉइंट नंबर 5 पे जस्ट हमें बोलते हैं कि जो फील्ड लाइंस होंगी उसकी जो डेंसिटी होती है ये रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। लाइन डेंसिटी रिप्रेजेंट, राइट, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, है ना। मतलब जहां पे फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोज होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, और जहां पे सेपरेशन ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम। तो लाइन की डेंसिटी रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। ऐसे आ गया 6, नंबर ऑफ लाइंस स्टार्ट और टर्मिनेट, है ना, नंबर ऑफ लाइन स्टार्ट और टर्मिनेट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना। कि आपकी मर्जी है जितनी नंबर ऑफ लाइंस आप बनाओ, लेकिन किसी नंबर ऑफ चार्ज से अगर ज्यादा नंबर ऑफ लाइन स्टार्ट हो रही है तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और किसी चार्ज पे अगर नंबर ऑफ लाइंस कम टर्मिनेट हो रही है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम। ये नंबर ऑफ लाइन स्टार्ट और टर्मिनेट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। पॉइंट नंबर 7 आ गया, नंबर ऑफ लाइंस, fill line pattern, fill line pattern is symmetric about line joining the chart, about line joining charges। जो फिल लाइंस का पैटर्न होगा वो हमेशा जो चार्ज को ज्वाइन करने लाइन होगी इसके बाद क्या होता है, जैसे आपका सिमेट्रिक होता है, राइट। ऐसे एक पॉइंट नंबर 8 है क्योंकि थोड़ा पहले लिखना चाहिए था, वो होता है फिल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, नेवर इंटरसेक्ट। क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन होंगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं, राइट। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है तो जस्ट ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने का एक ग्राफिकल मैप, राइट। तो उसको हम नॉर्मली ये 7 8 प्रॉपर्टीज पे फॉलो करते हैं, और इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं फील्ड लाइंस के पैटर्न के ऊपर। इस 8 प्रॉपर्टीज जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, राइट। तो वन बाय वन अगर हम देखें तो आपको पता है कि अगर कोई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, है ना, सिंपल सा एक आइसोलेटेड चार्ज है पॉजिटिव क्यू, तो इससे स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड लाइंस, इस तरह से फील्ड लाइंस क्या होंगी, जैसे कि आपकी रेडियल आउटवर्ड, है ना, कि फील्ड लाइंस क्या होंगी जैसे कि आपकी रेडियली आउट, है ना। ऑपोजिट बात है, कहीं पे टर्मिनेट नहीं हो रही मतलब इनफाइनाइट नहीं, फील्ड लाइंस इनफाइनाइट से स्टार्ट और टर्मिनेट हो सकती है। ये आपका फील्ड लाइंस का पैटर्न आ गया, ये सिंपल पॉजिटिव चार्ज है तो स्फेरिकल सिमेट्री में फील्ड लाइंस बाहर निकली। ऐसे अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, तो इससे आपकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली इनवर्ट होंगी, है ना। इस तरह से अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस का पैटर्न जो होगा वो कैसा होगा, जैसे कि आपका रेडियली इनवर्ट, है ना, कि रेडियली आउटवर्ड एंड क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका रेडियली इनवर्ट, है ना। कि यहाँ पे अगर फील्ड लाइंस माइनस क्यू है ना, तो पॉजिटिव क्यू से फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी, नेगेटिव क्यू क्या होंगे, जैसे कि आपके रेडियली टुवर्ड्स होंगे। तो ये तो अलग अलग चार्जेस थे। कई बार क्या होता है दो चार्ज एक साथ रखते हैं, जैसे यहाँ पे एक प्लस क्यू है और यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे एक प्लस क्यू है, राइट। तो फील्ड लाइंस पे रिपल्शन शो करने, रिपल्शन शो करने का मतलब है कि फील्ड लाइंस का पैटर्न आपका ऐसा हो जाए भाई, इस तरह से ये रिपल्सिव क्या होंगे, जैसे कि आपके फील्ड लाइंस, ये ऐसा, है ना, इस तरह से आपकी रिपल्शन शो करनी है ना। इसमें भी ऐसे ही है, इधर एक फील्ड लाइंस जाएंगी, एक आपका इस तरह से, एक ऐसे, और ये आपका रिपल्सिव फील्ड लाइंस, है ना। इस तरह से रिपल्शन को क्या करेंगे, जैसे कि आपके शो करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में फील्ड लाइंस डिफरेंट होंगी, राइट। तो खाली पॉजिटिव चार्ज के स्फेरिकल सिमेट्रिकल रेडियली आउटवर्ड, खाली नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ट। दो पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तो रिपल्शन शो होगा, और अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता तो जो शो होता है वो कैसा होता है, जैसे कि आपका, राइट। और ये जो फील्ड लाइंस मैंने प्लॉट की है इसमें ध्यान रखना पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम प्लॉट कैसे करते हैं। तो फील्ड लाइंस हम ऐसे प्लॉट करते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है इसको शो करता है डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये हो गया कि अगर मैं कोई पॉइंट आइडेंटिफाई करूं तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड डिस्टर्ब होगा, है ना, कोई इवन फील्ड। और यस इस सर। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा इसको ज्वाइन करके ये डिस्टर्ब होगा, ये आपका इनटू फील्ड होगा। वही चीज है कि जब हम इसको इस तरह से कंप्लीट करेंगे पैरेललोग्राम को तो नेट फील्ड इस पॉइंट पे फील्ड लाइंस के टेंजेंट, ये इसका रिजल्टेंट फील्ड। तो बस बात है इस पॉजिटिव पे से इवन इधर, इस पॉजिटिव पे से इनटू इधर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पे कैसा होगा, टेंजेंशियल। तो फील्ड लाइंस के टेंजेंट के अलोंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, हां इंडिविजुअल की नहीं, बल्कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसके डायरेक्शन में होगा, टेंजेंट। तो कई बार इस फील्ड लाइंस के ऊपर भी आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, राइट। फील्ड लाइंस का पैटर्न बना के उससे भी आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, राइट। पहले आप उसके हाँ, तो ये कुछ एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होती है जो कि आपको आनी चाहिए। क्या करें वैसे ही इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 6 फॉर टुडे। देखो एग्जांपल नंबर 6 में ऐसा दिया हुआ है कि देयर इज टू चार्जेस, वन इज ए, यहाँ पे एक चार्ज है इसको हम बोलते हैं क्यू ए, और इसके पास एक दूसरा चार्ज रखते हैं, दिस चार्ज इज क्यू, है ना। और इसके फील्ड लाइंस का आपको पैटर्न दिया हुआ है, इसका जो फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो आपको किस तरह से होगा, दोनों की वजह से फील्ड लाइन का पैटर्न ऐसा दिया हुआ है, ये आप कर सकते हैं। इसकी वजह से फील्ड लाइंस का आपको पैटर्न दिया हुआ है इस तरह से, दोनों जो चार्ज हैं हमेशा सिमेट्रिक होता है फील्ड लाइंस का पैटर्न, जैसा ऊपर होगा वैसे नीचे होगा, है ना। यहाँ आ गया और कुछ एक्स्ट्रा लाइन यहाँ, यस, ये किसी दो चार्ज के फील्ड लाइंस का पैटर्न है। आपको ये बताना है कि जो फील्ड लाइंस के पैटर्न है इन दोनों चार्ज का रेशियो कितना है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द q एंड q, 2:1। 2:1, बिल्कुल सही, है ना। इनफैक्ट -2:2, है ना, यस रेशियो सर। कितना हो जाएगा, -2:2, बिल्कुल सही। क्यू भी नेगेटिव होगा। हाँ, क्योंकि एक इसमें निकल है। देखो जैसे मैंने ये फील्ड लाइंस बताया ये सारी चीजें इसमें क्लियर हो कि भाई पहला पॉइंट था आपका कि किसी भी पॉइंट पे फील्ड लाइंस जो होती है वो टेंजेंट, तो इसमें आपको पता है कि सबसे पहले तो आ गया कि क्यूए इस केस में पॉजिटिव होगा और जो क्यूबी होगा वो क्या होगा, जैसे कि आपका नेगेटिव है, हाँ। फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होता है सारी इंफॉर्मेशन इसमें, क्यूए पॉजिटिव क्यूबी क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका नेगेटिव, है ना। और ज्यादा किसी पॉइंट पे अगर हम इस पॉइंट को डिस्कस करें तो किसी भी पॉइंट पे आपको पता है क्यूए की वजह से फील्ड डिस्टर्ब होगा और इस क्यूबी की वजह से फील्ड डिस्टर्ब, पॉजिटिव से हमें नेगेटिव तक होगा, तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा उस पॉइंट पे टेंजेंट होगा, है ना। कैसा हम फील्ड बनाते हैं कि रिजल्टेंट फील्ड जो होती है उस पॉइंट पे क्या होती है, इसकी आपकी टेंजेंट पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पे टर्मिनेट, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। लाइन डेंसिटी का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे लाइन से अगर ज्यादा क्राउडेड है तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, चार्ज के पास वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के सेपरेशन अगर कम हो रहा है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अगर लाइंस क्राउडेड ज्यादा है नेट फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और अगर सेपरेशन ज्यादा है नेट फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इसकी आपकी कम होगी। पॉइंट नंबर 5, ये क्वेश्चन बेस्ड है पॉइंट नंबर 6, नंबर ऑफ लाइंस स्टार्ट और टर्मिनेट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मतलब क्यूए से नंबर ऑफ लाइन ज्यादा स्टार्ट हो रही है लेकिन क्यूबी पे टर्मिनेट कम हो रही है, मतलब क्यूए जो होगा वो क्यूबी से ज्यादा, इसका मैग्नीट्यूड।
पहली बात। और रेशियो इतना होगा जितने के लाइंस के बीच का रेशियो। आप काउंट करो कि जो ए से नंबर ऑफ लाइन स्टार्ट हो रही है वो आपकी टोटल नंबर ऑफ 16, लेकिन जो बी पे डोमिनेट हो रही है सिर्फ 8, मतलब क्यू एंड क्यू बी का जो रेशियो होगा ये आपका हो जाएगा 16/8। जैसे नंबर ऑफ लाइन 16 स्टार्ट हो रही है, इस पे जो टर्मिनेट हो रही है वो 8 राइट। अब ऐसा होता है कि ये 16 और 8 रिलेटेड टर्म है ना, अगर ये इससे 32 स्टार्ट होती है तो इससे 16, रेशियो हमेशा सेम है। और वाला रेशियो जो होगा इससे 16 स्टार्ट हो रही है और 8 टर्मिनेट हो रही है, तो रेशियो 16/8 हो जाएगा, दिस 2/1 हो जाएगा। फिर आपको पता है एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो यहाँ पे एक माइनस है, ये क्यू एंड क्यू बी का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा कि आपका -2। तो इस तरह से फील्ड लाइंस को हम रीड करते हैं। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करें। ये आपका रेशियो, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इससे रिलेटेड चीज जो होती है दैट इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ, एक आपका टर्म यूज होता है, दैट टर्म इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ, ये टर्म यूज होगा, दैट टर्म इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, फ्लक्स किसी भी चीज में यूज होते हैं, लाइट के भी फ्लक्स हो सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passes through an area, is directly proportional to electric flux, proportional to electric flux। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। The number of field lines passes through an area is directly proportional to the electric flux। Directly proportional बहुत ज्यादा है, इक्वल नहीं होता है। तो फील्ड लाइंस तो आपकी मर्जी के ऊपर है, जितनी मर्जी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब ये हो गया कि आपने यहाँ पे कोई इस तरह से एरिया प्लेस किया और यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म फील्ड है कि यहाँ पे फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म के बीच का सेपरेशन सेम रहे, है ना, मतलब इसकी डेंसिटी हर जगह पे क्या रहेगी, इसकी आपकी सेम है। ये आपकी कोई यूनिफॉर्म फील्ड है और यहाँ पे आपने कोई एरिया प्लेस कर दिया, तो जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसको इंटरसेक्ट करेंगी वही इसका फ्लक्स है। The number of field lines passes through an area is directly proportional to the electric flux, right? और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम phi से शो करते हैं। तो आपको पता है कि ये जो कितनी नंबर ऑफ लाइंस इससे पास होंगी ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करेगा कि फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, दूसरा डिपेंड करेगा ये एरिया कितना है, और तीसरा होगा ये कैसे प्लेस है। अगर हम इसको इस तरह से टर्न करते जाए तो नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा बढ़ती है, और ऐसे करेंगे तो नंबर ऑफ लाइंस जो इंटरसेक्ट करेंगी वो कम होगा। तीन फैक्टर आ गए, एक तो आपका आ गया फील्ड कितना है, ज्यादा है या कम है, दूसरा इसका एरिया, और तीसरा एक एंगल का टर्म है। ये तीन चीजों पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से इसको आपने प्लेस किया, ई ए एंड थीटा। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे लिखेंगे कि भाई किसी भी एरिया के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, राइट, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर के डॉट में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो आपको दिया हुआ है ना, एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर, कोई भी अगर एरिया है तो उसके एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसा हो गया इसके परपेंडिकुलर एरिया, है ना, और P और A का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वही क्या होता है, उसकी आपका फ्लक्स हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अब इसका है ये कोई एंगल थीटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, तो इसको आप एक्सटेंड कर दो, तो ये आपका आ गया ये cos।
तो कितने नंबर ऑफ लाइंस इसको इंटरसेक्ट करेंगी या फ्लक्स कितना होगा ई ए और एंगल के बड़े और थीटा जो है वो ई और ए के बीच का है थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया और मतलब है जैसे जैसे हम एंगल चेंज करेंगे फ्लक्स चेंज किसी केस में अगर मैं थीटा 0 डिग्री ले लूं तो उस केस में फिर फ्लक्स मैक्सिमम पास होगा फ्लक्स की वैल्यू जो होगी वो ये हो जाएगी हाँ 0 का मतलब हो गया कि आपने इस तरह से प्लेस किया राइट मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी इसका जो फील्ड इस तरफ है और इसके एरिया वेक्टर भी इस तरफ है तो इस केस में जो एंगल होगा वो कितना होगा जैसे आपका 0 किसी केस में एंगल जब 90 डिग्री होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो 0 है ना एंगल 90 डिग्री का मतलब है कि आपने इसको ऐसे प्लेस किया है ना मतलब फील्ड लाइंस के पैरेलल आपके एरिया तो कोई लाइन इससे इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही तो फ्लक्स वैल्यू क्या होगी 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा एरिया वेक्टर ऐसा होगा एंगल आपके इस दोनों के बीच में कितना हो गया 90 डिग्री वही चीज है कि इस केस में मैक्सिमम फ्लक्स और जैसे जैसे हम टर्न करते जाएंगे फ्लक्स की वैल्यू कम और जब ये फील्ड लाइंस का एरिया इसके अलोंग आ जाएगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सबसे आपकी 0 तो ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब इस बात यहाँ पे ई जो है वो यूनिफॉर्म ये डेफिनेशन हम तब ले रहे हैं जब यूनिफॉर्म फील्ड मतलब हर जगह फील्ड की वैल्यू सेम एक फील्ड वेरिएबल भी हो सकता है तो अगर कहीं पे वेरिएबल फील्ड है तो आपको फ्लक्स इंटीग्रेट करके निकालना कहीं भी अगर वेरिएबल फील्ड है तो फ्लक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे इसको इंटीग्रेट करोगे आप छोटे से एरिया का फ्लक्स निकालोगे फिर उसको आप इंटीग्रेट करोगे ई डॉट हाँ सिंपल अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो सिंपल ई डॉट है लेकिन अगर वेरिएबल फील्ड है तो छोटे एरिया का फ्लक्स निकालोगे उसको क्या करेंगे इंटीग्रेट तो ये हमने निकाला कि कितना फ्लक्स हो राइट कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी तो ये कांसेप्ट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब इससे से रिलेटेड है जैसे कि आपको पता है कि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसमें दो लॉ है एक तो आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा अभी कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे एक और इंपॉर्टेंट लॉ है उसको हम बोलते हैं गॉस लॉ अभी जो आपको चीज पढ़नी है यू विल हैव टू स्टडी अबाउट द गॉस कि व्हाट इज दिस गॉस कि भाई गॉस लॉ होता है हाँ हम देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ ड्राइव हो जाएगा और गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ ड्राइव हो जाएगा तो हम गॉस लॉ को डिफाइन करते हैं तो गॉस लॉ का सिंपल सा एक स्टेटमेंट है कि गॉस लॉ ये डिफाइन करता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू ए ड्यू टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए closed imaginary surface called Gaussian surface या known as Gaussian surface Gaussian surface is 1 by epsilon naught times of total enclosed charge ये आपका होता है गॉसियन लॉ का अगर हम स्टेटमेंट देखें तो टोटल फ्लक्स ड्यू टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड with closed imaginary surface known as a Gaussian surface is 1 by epsilon naught type of total enclosed charge इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी अगर कोई क्लोज सरफेस इस तरह से किसी भी नेचर का किसी भी शेप इसमें कुछ चार्ज अंदर है सपोज यहाँ पे कोई Q1 चार्ज है यहाँ पे एक -Q2 चार्ज है और यहाँ पे कोई Q3 चार्ज राइट तो जो टोटल फ्लक्स हम इस क्लोज सरफेस से निकालेंगे राइट इसी को हम कई बार बोलते हैं फाई जो टोटल फ्लक्स होगा किसी एक क्लोज सरफेस से ये हमेशा इक्वल होगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इसका अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखें तो E डॉट dA है ना कि जब भी हम फ्लक्स निकालेंगे तो हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन है ना भाई ये क्लोज सिंबल का मतलब ये है कि हम किसी क्लोज सरफेस में इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो जब भी आप क्लोज सरफेस में इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हो तो यहाँ पे एक क्लोज इंटीग्रेशन का साइन लगा और ध्यान रखना ये जो फील्ड है दिस फील्ड इज नेट फील्ड
या रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, ऑल चार्ज, है ना। जस्ट आपने लिखा कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, ई डॉट डी फ्लक्स होता ही है। जब किसी क्लोज सरफेस के लिए लगाएंगे तो क्लोज का साइन लगाएंगे। ये जो चीज होगी ये हमेशा इक्वल होगी किसके, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब इसको वैसे निकाल पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि मान लो मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट लेता हूँ डी, है, तो यहाँ पे इस Q1 की वजह से भी फील्ड होगी, इस Q2 की वजह से भी फील्ड होगी और Q3 की वजह से भी, सबकी वजह से फील्ड होगी। और ये फील्ड हो सकता है इस डायरेक्शन में अगर, और ये तो इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे, इसके बीच का एंगल होगा, ठीक है। तो आप इससे अगर ये चीज निकालना चाहोगे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर जगह पे इसके पूरे क्लोज सरफेस, इसी को हम गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं, जो आपने क्लोज सरफेस लिया, इसके हर पॉइंट पे अलग अलग फील्ड होगी और ये एंगल भी वेरिएबल होगा। तो एलएचएस साइड से इसको निकाल पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन ये एलएचएस साइड एकदम आसान है कि जैसे भी आपको इसको निकालो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो क्यू इनक्लोज बाय आंसर है एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनक्लोज वो चार्ज है जो कि इसके अंदर हमेशा नेट फ्लक्स जो होता है वो इनक्लोज चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, आउटसाइड चार्ज के ऊपर नहीं। तो वापस बात है कि अगर हम किसी तरीके से उसको निकाल लें तो इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होगा, है ना, अगर मैं नेट फ्लक्स की बात करूं या इसको कई बार हम टोटल फ्लक्स भी बोलते हैं, तो ये फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी Q1 - Q2 बाय एप्सिलॉन। भाई इस तरह से निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये भी वेरिएबल है, डी भी, एंगल भी वेरिएबल है। लेकिन जो भी आंसर आएगा वो क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, और क्यू इनक्लोज वो चार्ज है जो कि इसके अंदर है। आउटसाइड चार्ज की वजह से कभी कोई नेट फ्लक्स नहीं होता, इसलिए नहीं होता है क्योंकि जितने नंबर ऑफ लाइंस अंदर जाएंगी उतने बाहर निकल जाएंगे, तो हमेशा आउटसाइड चार्ज की वजह से कोई नेट फ्लक्स नहीं होता। एक चीज ध्यान रखना कि जो हम यहाँ पे फील्ड ले रहे हैं, यहाँ पे तो इनक्लोज चार्ज लेना है आपने, लेकिन जो हम यहाँ पे फील्ड ले रहे हैं ये सारे चार्जेस की वजह से, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो ये आपका गॉस लॉ का स्टेटमेंट कि भाई किसी भी क्लोज गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा ये हमेशा क्यू इनक्लोज बाय किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन। और ऐसा नहीं, हम इसको डेरिवेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे गॉस लॉ के डेरिवेशन भी होता है, आपको थोड़ा सा गॉस लॉ का डेरिवेशन भी इस केस में आना चाहिए, राइट, कि हाउ टू डिराइव द गॉस लॉ, राइट। गॉस लॉ को हम किस तरह से बेसिकली आपका डिराइव करेंगे। तो जब आप गॉस लॉ को डिराइव करोगे तो इसका डेरिवेशन आपका इस तरह से होगा। ये नेक्स्ट हम इसे पढ़ते हैं, we study the derivation of Gauss law, we study the derivation of Gauss law by Coulomb's law. Coulomb's law मतलब Coulomb's law Gauss law आपस में लिंक है। Gauss law से हम Coulomb's law को ड्राइव कर सकते हैं और Coulomb's law से किसको ड्राइव कर सकते हैं, Gauss law। तो जिसमें ऐसा बोलता हूं कि सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज प्लेस है Q, है ना, सिंपल से आपने पॉइंट चार्ज प्लेस कर दिया, तो आपको पता है पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो कैसी होगी सकती है आपकी, रेडियली आउट, इस तरह से, हाँ, वेरिएबल फील्ड होगी और वो फील्ड कैसी होगी, रेडियली आउट, रेडियल फील्ड होती है स्फेरिकल सिमेट्री, ये ऐसा है। अब हम इसमें इस केस में गॉस लॉ को ड्राइव करना चाहते हैं, मैं क्या करूंगा, क्योंकि फील्ड लाइंस का पैटर्न स्फेरिकल सिमेट्रिक है, तो हम गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल है। ये आपने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, दिस इज ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, है ना, ये जो सरफेस होगा ये आपने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, आपको डिस्टेंस ले लो, आपने गॉसियन सरफेस जो लिया है इसकी जो रेडियस है वो r है। अब मैं इसमें गॉस लॉ को ड्राइव करता हूं, मेरा पर्पस ये है कि इस चीज को वेरीफाई करना कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA की वैल्यू क्या है, ये तो निकालना मुझे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA। मैं क्या करूंगा, कहीं भी ऐसा ले लूंगा dA, ऐसा ये आपका dA हो गया। और ध्यान रखना इसमें जो एरिया वेक्टर हम लेते हैं आउटवर्ड एरिया वेक्टर होता है ना, ये जो dA होता है दिस इज द आउटवर्ड एरिया वेक्टर, मतलब जो भी क्लोज सरफेस है उससे बाहर, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया E, और ये एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा,
तो यहाँ से क्लियर है कि E और DA के बीच में एंगल 0 हो जाएगा। E और DA के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, आपका 0। तो ये जो टर्म है यहाँ से डॉट प्रोडक्ट हट गया, सिंपल ई डॉट ईडी है ना, क्योंकि ईडीए cos थीटा होता है, तो थीटा अगर 0 होगा तो सिंपल ईडी है। इसके बाद थोड़ा ध्यान दो, जैसे यहाँ पे आपने बोला है कि ई की वैल्यू कुछ है, हर पॉइंट पे ई की वैल्यू सेम ही रहेगी, पूरे गॉसियन सरफेस पे सेम ही रहेगी, क्योंकि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस तो डिस्टेंस पर जगह सेम है, तो ई का मैग्नीट्यूड सेम है। और ई का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो भी हम जानते हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग ई का मैग्नीट्यूड हो जाएगा kq बाई r। इसको आप बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्लोज इंटीग्रल, तो सिंपल सा आपने बोला कि आपको इस टर्म की वैल्यू निकालनी, e डॉट डी, ये सिंपल सा आपने जस्ट ये बोला कि आपको ई डॉट डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी, राइट। और इसमें आपने एंगल 0 ले लिया, ई को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी आ गया। अब इस डी का क्लोज इंटीग्रल, ये पूरे स्फीयर का अगर हम क्लोज इंटीग्रल निकालें, मतलब पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया तो निकालो, ऑब्वियस बात है ये सरफेस एरिया हो जाएगा kq बाई r स्क्वायर इनटू 4 पाई r। क्लोज इंटीग्रल का मतलब वही कि आप क्या निकालोगे, सरफेस एरिया, बहुत सारे यहाँ से r कैंसिल है ना, और इस k की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, तो अल्टीमेटली आपका आ गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई r है ना, यहाँ पे अल्टीमेटली r स्क्वायर था, पूरा टर्म ही कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आपका आ गया, और एक आपका यहाँ पे क्यू चार्ज है, ये 4 पाई कैंसिल, यहाँ से q बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालो। वही चीज था कि इस स्फीयर के लिए जब हम इस चीज को कैलकुलेट करेंगे, इसी को हम बोलते हैं नेट फ्लक्स, पूरा फ्लक्स ई डॉट डी। तो स्टेप बाय स्टेप करते करते आगे अल्टीमेटली q बाय एप्सिलॉन डी तो आगे इसमें q क्या है, इनक्लोज चार्ज है, तो इसी को हम जनरलाइज कर देते हैं, क्योंकि आपने ड्राइव किया इसको किसी सिमेट्रिक सरफेस के लिए किया, लेकिन किसी भी सरफेस के लिए वैल्यू, किसी भी नेचर का अगर आप क्लोज सरफेस ले लोगे तो जो नेट फ्लक्स की वैल्यू होगी उस क्लोज सरफेस के थ्रू हमेशा इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट को मिलेगा, राइट। तो इसी को हम जनरलाइज करते हैं, इसी को हम बोलते हैं गॉस लॉ, राइट। तो गॉस लॉ का ये स्टेटमेंट आ गया। अब इसकी आती है कि इस गॉस लॉ के बेसिक एप्लीकेशंस क्या है, राइट। पहले हम इसको लिखो, तो हमेशा जब भी आपसे गॉस लॉ बोला जाए तो इस स्टेटमेंट को आपको अप्लाई करना, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी इज इक्वल टू हो जाएगा q इनवर्स बाय एप्सिलॉन नॉट। है ना, ये आपका इनक्लोज चार्ज। क्या अब हम आते हैं, एक थोड़ा सा चीज और भी है, जैसे आपने ये ड्राइव किया है, वैसे ही अगर मैं थोड़ा सा एक चीज और देखूं, है ना, कि थोड़ा सा और इसको स्ट्रेंथन करते हैं कि आपने क्या किया, यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म फील्ड है ना, यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपका कोई यूनिफॉर्म फील्ड है ना, यूनिफॉर्म फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, और यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं जो कि क्लोज स्टैंडर्ड है ना, एक गॉसियन सरफेस आपने ले लिया जो कि इस स्टेट में जैसे कि आप क्लोज स्टैंडर्ड में। अब मुझे ये निकालना है कि इस क्लोज स्टैंडर्ड से नेट फ्लक्स कितना होगा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इस क्लोज स्टैंडर्ड से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नेट फ्लक्स, तो हम क्या करेंगे, जस्ट ये लिखेंगे, आपको नेट फ्लक्स निकालने का मतलब ये डॉट ये तो निकालना है ना, तो 1 बाय हम अप्लाई करेंगे, सबसे पहले लेंगे ये सरफेस, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइटवर्ड है, लेकिन एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, एरिया वेक्टर इधर है, इन दोनों के बीच में एंगल 180 हो गया, तो हम देखेंगे इससे फ्लक्स जो पास हो रहा है
वो नेगेटिव है। जब भी किसी एरिया में फ्लक्स अंदर जाता है तो वो नेगेटिव फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, एंगल 180 डिग्री होगा तो ये फ्लक्स हो जाएगा माइनस ई हो जाएगा। ऐसे ही इससे मैं फ्लक्स निकालता हूँ तो इसका आउटवर्ड एरिया वेक्टर राइटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड है तो एंगल 0 हो जाएगा तो प्लस ई है ना। जब फील्ड लाइंस बाहर जाती है तो फ्लक्स कैसा होता है पॉजिटिव। तो आपने दोनों फ्लैट सरफेस से निकाल लिया, हम कर्व सरफेस से निकालते हैं तो आपको पता है कर्व सरफेस में तो फ्लक्स 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है एरिया वेक्टर तो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल 90 हो जाएगा, मतलब ये फ्लक्स 0 हो जाएगा। मतलब इस फ्लैट सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू माइनस ई है, इस फ्लैट सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू प्लस ई है, और जो कर्व सरफेस था तो उससे फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई 0। और समझ रहे हैं ये सारे कैंसिल हो गए, नेट फ्लक्स 0 ही आ गए। और हम बोल